नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और चंदौली में सीएम योगी की जनसभा, जहां सीएम ने चंदौली को करोड़ों रुपए की सौगात और कई विकास परियोजनाओं की सौगात सौंपी है। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सीएम ने कहा। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता मिली तो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़े, जनता का पैसा बाहर भेजा गया, आज हर घर विकास की बयार है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा इन बातों का जिक्र किया गया। सत्ता मिली तो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाए, जो इससे पहले के राजनीतिक दल थे, जो सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन परिवार ही उनके लिए सब कुछ था। और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र करते हुए चंदौली में मुख्यमंत्री की तरफ से जनसभा को संबोधित करते हुए कई और बातों का जिक्र किया गया। सीएम ने चंदौली को सबसे पहले कई बड़े सौगातों की तोहफा दिया है, कई बड़ी सौगातें दी हैं, विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं। सत्ता मिली तो बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया, इससे पहले के जो राजनीतिक दल थे, लेकिन विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जनता का पैसा बाहर भेजा गया, ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया। तो चंदौली में सीएम योगी की जनसभा, जहां उनके द्वारा विपक्षी खेमे के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े किए गए और कई आरोप मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए गए। तो चंदौली में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई बड़ी विकास की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात इलाके के लोगों को दी, और ज़्यादातर क्योंकि इसमें बहुत हद तक फ़ायदा जो चंदौली के लोग हैं, आसपास के जो इलाके हैं, उनको इन सभी परियोजनाओं का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी तस्वीरें भी हैं, और लगातार आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख रहे हैं जनता में एक उत्साह भी, एक जोश भी नज़र आया, जहां पर मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो चंदौली में जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, वो जनसभा को संबोधित करते हैं, तो जनता का जो उत्साह है मुख्यमंत्री को देख करके वो अलग ही नज़र आता है। और हर तरफ भगवा जो ध्वज है वो लहराता हुआ हाथों में थामे लोग नज़र आते हैं। और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाता है कि इससे पहले की जो सरकारें काम किया करती थीं, वो प्रदेश के लोगों के लिए काम नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए काम किया करती थी। परिवारवाद को लेकर के बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन आज की सरकार लगातार प्रदेश के जो लोग हैं, प्रदेश की जो जनता है, उनके विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। और इसी को लेकर के जब जनता के साथ मुखातिब हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री के द्वारा जनता से जुड़ करके बताया गया कि कैसे मौजूदा वक्त में सरकार, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, गुंडा तत्व को प्रदेश से खत्म करने की बात हो, व्यवस्थाएं तय करने की बात हो, और ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा बताया जाता रहा है कि इससे पहले जब भी सरकारें कोई भी आती थी, सत्ता में काबिज होती थी, तो दंगे होते थे। तो ऐसा इस कार्यकाल में नहीं हुआ है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। शशांक शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहे हैं, कई विकास की जो योजनाएं हैं उसकी सौगात जनता को दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा, मंच से किन बातों का और जिक्र किया गया? शशांक जी बिल्कुल, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने जो है बबुआ बुआ की जोड़ी और बबुआ जो दोनों युवक थे, राहुल गांधी और अखिलेश की जो 2019 लोकसभा में उनके साथ गठबंधन हुआ था, तो योगी जो है इन दो जो गठबंधन हुए थे उन पे बहुत बोला और कहा कि ये दोनों गठबंधन प्रदेश का, देश का क्या हाल कर चुके हैं। आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी काम करना जानती है, विकास करना जानती है। मात्र सकलडीहा में एक सीट आपने हमको नहीं दिया था। लोगों से निवेदन भी किया कि आप विकास की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए सकलडीहा विधानसभा में भी भाजपा के उम्मीदवार को जिताएं। दरअसल ये जो कीनाराम का तपोस्थल है वो सकलडीहा विधानसभा में पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने इशारों में लोगों से अपील भी कर दी और बुआ बबुआ और दोनों जो युवक हैं कह के बहुत चंच भी कसा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इन बातों का जिक्र भी किया गया। खैर, बहुत शुक्रिया शशांक शुक्ला इस पर जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई दलों के नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग, सपा सहित कई दल के नेता बीजेपी में शामिल हुए। पश्चिम क्षेत्र के करीब 11 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं भाजपा मुख्यालय सभी की ज्वाइनिंग कराई गई है और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सदस्यता दिलाई है। पिछला रिकॉर्ड को तोड़ने को आगे बढ़ रहे हैं, ये दिनेश शर्मा की तरफ से कहा गया। भाजपा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं और बीजेपी परिवार को
कि बीजेपी परिवार की तरह है, ये डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ से कहा गया। तो लखनऊ से इस बीच जानकारी, जहां पर कई दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और सपा सहित कई ऐसे राजनीतिक दल जहां से नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पश्चिमी क्षेत्र के करीब 11 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और इससे भाजपा मुख्यालय सभी की ज्वाइनिंग यहां पर कराई गई है। भाजपा मुख्यालय में ज्वाइनिंग कराई गई और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सदस्यता दिलाई है। तो लगातार सदस्यता अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले क्योंकि लगातार सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलाया जा रहा है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए कहा भी जा रहा है और ऐसे में एक बड़ी संख्या में अलग अलग राजनीतिक दलों से नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आए। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अगुवाई में वो काम करे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, अदय शंकर सिंह सरीखे नेता भी है और इनका प्रयास है कि 2022 चुनाव के देखते हुए अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। आज जो प्रमुख लोगों की ज्वाइनिंग हुई उसमें एक चंद्र प्रकाश है जो प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी से रिटायर हुए हैं और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको टिकट को लेकर आश्वासन दिया गया, तभी इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पार्टी में ज्वाइन किए हैं। दूसरा, केसी त्यागी के लड़के की ज्वाइनिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव आएगा ज्वाइनिंग कमेटी की सक्रियता बढ़ी हुई है और ज्वाइनिंग कमेटी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के कुछ विधायक भी हमारे टच में हैं, क्योंकि बसपा के बहुत सारे विधायक पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। जितनी ही संख्या बची है, अगर 4 बसपा के विधायक बचे हैं उनमें भी कुछ लोग उनके टच में हैं। तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कौन कौन से और लोग, चूंकि ये लोग तो नेता हैं और जिस तरीके से ज्वाइनिंग कमेटी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वर्तमान सिटिंग एमएलए हमारे टच में है, तब खबर बड़ी हो जाएगी, ज्वाइनिंग कमेटी का रोल बढ़ जाता है कि कौन कौन लोग ज्वाइन करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि कुछ और नेता भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश इस पर जानकारी के लिए। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी है और लगातार सिलसिलेवार तरीके से कई नेता इससे पहले भी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। जन संदेश यात्रा आज रवाना की गई है और गाँव-गाँव जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं सभी जिलों में जन संदेश यात्रा जाएगी और बीजेपी को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाने का संकल्प है। बीजेपी सरकार में गरीब, नौजवान, किसान परेशान हैं और बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। बीजेपी समाज में खाई पैदा कर रही है और बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। तो जन संदेश यात्रा आज रवाना की गई है और इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान भी दिया गया और साथ ही साथ आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भेदभाव हुआ, भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिनकी तरफ से बयान दिया गया और आरोप लगाया गया बीजेपी के ऊपर, साथ ही इस दौरान कहा गया कि सभी जिलों में जन संदेश यात्रा जाएगी। कोशिश और मकसद यही है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, इस बात को लेकर के संकल्प भी लिया गया और बीजेपी सरकार में गरीब, नौजवान, किसान सभी वर्ग परेशान हैं और साथ ही इस दौरान बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं उनको लेकर के सवाल खड़े किए गए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समाज के भीतर दूरियां बना रही है, खाई बना रही है और सभी जिलों के अंदर इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की ये संदेश यात्रा जाएगी, अलग अलग जगहों पर घूमेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के बारे में बताएगी और सरकार की जो कमियां हैं उनको गिनाने की कोशिश भी की जाएगी। और इसी को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान दिया गया। इसमें तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे और साथ ही इसमें जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस दौरान नजर आए और उनके साथ मिलकर के ये संदेश यात्रा अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में चलाई जाने की शुरुआत हो चुकी है। कितना इसका असर होता है ये भी फिलहाल चीज़ें देखने वाली हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आप क्योंकि समाजवादी पार्टी सीधे सीधे आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है और इस दौरान जन संदेश यात्रा चला करके इसका मकसद क्या है, क्योंकि ग्राउंड पर जाकर के ज्यादा लोगों को पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ताकत मजबूती भरने की कोशिश भी होगी क्या? बिल्कुल, अखिलेश यादव की तरफ से लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि समाजवादी नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में आज अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे और ये सारे कार्यकर्ता साइकिल के माध्यम से झंडा बैनर लेकर के गांव-गांव तक पहुंचेंगे और एक लंबी यात्रा होगी। इनका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं में पहुंचा जाए, जिससे जो छोटे दलों से इनका गठबंधन हो रहा है उसके स्वरूप को भी मजबूती मिले, साथ ही साइकिल का भी प्रचार हो और समाजवादी पार्टी की नीतियों का भी प्रचार हो। साफ मकसद है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना और ये संदेश देना कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी छोटे दलों को वरीयता दे रही है। समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, छोटी पार्टियां बनाए हैं, उनको समाजवादी पार्टी में तरजीह दी जा रही है और उन नेताओं को भी वरीयता अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के क्रम में आज का ये फैसला है कि साइकिल यात्रा, जन यात्रा इनकी गोंडवाना पार्टी के साथ शुरू हो रही है। जी, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए इस चुनावी कैंपेन में उतर चुकी है। इस चुनाव की तैयारियों को लेकर के लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जन संदेश यात्रा, आपको लगता है आप जिस तरीके से कोशिशें समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्या उसका आने वाले समय में कुछ परिणाम या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आएगा? जो एक टूट या कमजोरी कह लीजिए कार्यकर्ताओं के मन में नजर आ रही थी, आप जन संदेश यात्रा और तमाम ऐसी यात्राओं के जरिए उनके मन में मजबूती बनेगी क्या? देखिए, राजनीतिक दल किसी न किसी तरीके से अलग-अलग तरीके से प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं और अपनी मजबूती जनता के बीच में दिखाते हैं, साथ ही सरकार की कमजोरियां गिनाते हैं। ये तो प्रचार प्रसार का एक तरीका है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी जैसी बातें की जा रही हैं, तो अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि विपक्ष में अपनी दावेदारी मजबूत किया जाए और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं उनके साथ जुड़ें और जनता भी उनको वोट करे। इन्हीं सारे कार्यक्रमों को लेकर तरह-तरह के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और ये धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। रही बात परिणाम आने की, तो ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही कहा जा सकता है कि जो प्रयोग किया गया, जो प्रयास किया गया, किस दल का कितना सफल रहा है। लेकिन जनता के बीच में जाने के अलग-अलग तरीके सभी दल खोज रहे हैं और इसी क्रम में ये सब कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आयोजित किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भीड़ तंत्र के जरिए, क्योंकि अगर भीड़ किसी भी कैंपेन में या किसी यात्रा में अगर जुट रही है तो वो उनके समर्थन में है, लेकिन क्योंकि 2017 में जब नतीजे सामने आते हैं तो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ये मान करके चल रहे थे कि बहुत हद तक कैंपेनिंग के दौरान उनके साथ लोगों की भीड़ थी, लोगों का हुजूम था, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज की बात सामने आई और वोट जब लोगों ने किया तो वो किसी और पार्टी को कर दिया, यानी कि बीजेपी को कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार जो भीड़ नजर आ रही है वो वोट में तब्दील हो भी पाएगी या नहीं? देखिए, ये फार्मूला सभी दलों पर लागू होता है। भीड़ कितने संख्या में और कितने परसेंटेज में वोट में कन्वर्ट होती है। सभी राजनीतिक दल अपना जनसभा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो बड़ी संख्या में सभी दलों में भीड़ इकट्ठा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है, आपका जो ये सवाल है कि क्या भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होती है? ये देखने वाली बात होती है कि भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती है। इसके लिए जनता और तमाम बिंदुओं पर देखती है, समीकरण होते हैं। जी, ठीक है, सियासी समीकरण है, कौन पार्टी किस तरीके से साथी है, ये देखने वाली चीजें। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पर जानकारी के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। यूपी कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी की 7 दिसंबर को बैठक और चार्जशीट कमेटी की 7 दिसंबर को पहली बैठक होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन की अध्यक्षता वाली ये कमेटी है, जहां 7 दिसंबर को बैठक को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी और कमेटी की बैठक को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। इस बीच ये बड़ी जानकारी, तो 7 दिसंबर को बैठक को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। 7 दिसंबर को ये बैठक होनी है और कमेटी की बैठक को लेकर के ये जानकारी मिल रही है और साथ ही इसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। प्रियंका गांधी इसमें संबोधन देंगी। यूपी कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी की ये बैठक होनी है और चार्जशीट कमेटी की 7 दिसंबर को
पहली बैठक होगी और आचार्य प्रमोद की अध्यक्षता वाली ये कमेटी है जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। 7 दिसंबर को बैठक को संबोधित करेंगी प्रियंका, और कमेटी की बैठक को संबोधित इस दौरान प्रियंका गांधी के द्वारा किया जाएगा। तो यूपी कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी की 7 दिसंबर को बैठक होनी है और चार्जशीट कमेटी की 7 दिसंबर को पहली बैठक होगी और जाहिर तौर पर अभी तक ये पहली बैठक होगी। तो आचार्य प्रमोद कृष्ण की अध्यक्षता वाली ये कमेटी है जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगे। 7 दिसंबर को बैठक को प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी और इसमें कई चीज़ें हैं क्योंकि यूपी कांग्रेस कमेटी के इसमें जिस तरीके से बैठक होनी है उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही साथ इसमें खास तौर पर प्रियंका गांधी शामिल हैं। तो 7 दिसंबर को बैठक को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। इंतजार 7 दिसंबर का ही है और जब ये पहली बैठक होगी और पहली बैठक में प्रियंका गांधी के द्वारा क्या और किन बातों को रखा जाता है ये देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल चार्जशीट कमेटी की 7 दिसंबर को ये पहली बैठक होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन की अध्यक्षता वाली ये कमेटी है। तो कमेटी की बैठक को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। तो चार्जशीट कमेटी की 7 दिसंबर को यह पहली बैठक होगी और आचार्य प्रमोद कृष्णन की अध्यक्षता वाली कमेटी है। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का बुलंदशहर से। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर फिल्मी अंदाज में फायरिंग हुई है और बुलंदशहर से ये जानकारी जहां पर फिल्मी अंदाज में गोलीकांड का मामला सामने आता है। मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के पति और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर फायर किया जाता है। हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तो फिल्मी अंदाज में ये फायरिंग होती है और ये पूरा मामला बुलंदशहर से सामने आता है। तो बुलंदशहर की ये जानकारी जहां पर फिल्मी अंदाज में गोलीकांड हुआ है और इसको लेकर के बड़ी जानकारी, इसमें जानकारी ये कि ब्लॉक प्रमुख के पति और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर फायरिंग होती है। हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। शादी में शामिल होकर के हाजी यूनुस वापस लौट रहे थे और इसी दौरान उनके काफिले पर गोलीबारी होती है। काफिले में शामिल 4 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं और 4 घायल लोगों को तुरंत ही क्योंकि वहां से ले जाया गया। लेकिन बुलंदशहर से इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर फिल्मी अंदाज में ये गोलीकांड होता है और ये आप तस्वीरें भी देखिए। अब बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में गोलीकांड का ये मामला सामने आता है। ब्लॉक प्रमुख के पति और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर फायरिंग की गई है। साथ ही हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और ये आप निशान भी देख रहे हैं। शादी में शामिल होकर के वापस लौट रहे थे हाजी यूनुस, जिस दौरान उनके काफिले पर हमला किया जाता है। काफिले में शामिल 4 लोग गोली लगने से घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। काफिले पर हमला किया जाता है हाजी यूनुस के। पुनीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, अभी तक क्या जानकारी है? काफिले पर हमला होता है, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर घायलों की बात करें तो 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बुलंदशहर के आला अधिकारी जिला अस्पताल में मौजूद नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है, ये बताए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाले के ये शूटर हैं। और जब ये बताया जा रहा है कि हाजी यूनुस जो ब्लॉक प्रमुख पति हैं, ये एक शादी समारोह में से वापिस लौट रहे थे बुलंदशहर के लिए, तभी अचानक 2 गाड़ियां थी, उन पर लगातार गोलियां चली हैं, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो है खुद ही पारिवारिक एक विवाद भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसको देख करके ये सोच रही है कि शायद ऐसा नहीं कि कहीं हमला अपनों नहीं कराया हो, लेकिन ये फिलहाल जांच का विषय है। जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये बड़ी घटना को अंजाम देने की एक फिराक में थे, क्योंकि गाड़ियों में जो बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से विजुअल बयां कर रहे हैं और गाड़ी भी देखी गई है, कि उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 दर्जन के करीब गोलियां वहां चली हैं। जी पुनीत, लेकिन इसमें बड़ी चीज ये कि आप कह रहे हैं कि बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक थी, पहले से सुनियोजित था, सब कुछ पहले से प्री प्लान था? देखिए कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये हाजी यूनुस और एक परिवार के ही इनके भाई हैं जो पहले
अलीम विधायक अलीम हुआ करते थे, उनका मर्डर हुआ था। इसी बात को लेकर के परिवार में कुछ अनबन चल रही है। तो पुलिस ये सोच रही है कि कहीं उस बात को लेकर के तो ऐसा नहीं कि इसको गोलीकांड को अंजाम दिया गया हो। लेकिन ये फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि यह भी जांच का विषय है। हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले बसपा में थे, अभी हाल में ही पिछले कल में लोकदल में शामिल हुए हैं। और पुलिस ये कह रही है कि हर पहलू पर ये जांच कर रहे हैं। लेकिन ये खुलासा कब तक हो पाएगा ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। क्या आपसी रंजिश थी, पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से ये घटना हुई है? देखिए, रंजिश की अगर बात करें तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि परिवार में इनके रंजिश चल रही है। पारिवारिक मामला है, क्योंकि हाजी अलीम के जो हाजी यूनिस के भाई थे हाजी अलीम, जिनकी हत्या कर दी गई थी और सीबीसीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जिसमें उनके बेटे ही दोषी पाए गए थे। दो बेटे उनके जेल में है। तो कहीं ना कहीं उनका आरोप ये था कि हमारे चाचा ने हत्या कराई है। तो इसी बात को लेकर के परिवार में अनबन चल रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जोड़ रही है, किस बात को लेकर के अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है पुनीत इस मामले में? जी, गिरफ्तारी हुई है क्या? देखिए, गिरफ्तारी की बात करें तो अभी तक कोई गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन पुलिस यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि जो गोलीकांड जो कराया गया है, ये भाड़े के जो बदमाश बुलाए गए हैं, शार्प शूटर बुलाए गए हैं। लेकिन जल्द ही पुलिस खुलासा करने की भी बात कर रही है। ये खुलासा कब तक हो पाएगा ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। जी हाँ, खुलासा भी कब होगा ये इसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये पूरा गोलीकांड होता है, फिल्मी अंदाज में गोलीकांड होता है और फायरिंग होती है, फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं लोग। लेकिन पुनीत, इसमें जाहिर तौर पर जानकार तो है, पुरानी रंजिश है, इसलिए एफआईआर जो हुई है, नामजद एफआईआर हुई है क्या? देखिए, फिलहाल अभी एफआईआर कोई नहीं हुई है। हाँ। लेकिन जो पुलिस मान रही है, पुलिस से जो पुलिस है और हाजी यूनिस के जो लोग हैं, अभी इस बात पूरे मामले को लेकर के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस हर वो एंगल देख रही है कि ये पूरा मामला किस चीज से जुड़कर हो सकता है। क्योंकि पहले जो मैंने बताया था कि पूर्व विधायक रहे थे हाजी अली, उनकी हत्या हुई थी। पहले ये बताया गया था कि आत्महत्या है, लेकिन उनके सीबीसीआईडी जांच हुई, जिसमें ये बताया गया कि उनके जो बेटे हैं वो दोषी पाए गए थे और वो आज भी जेल में हैं। लेकिन उनके बेटों का कहना ये था कि ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये इंडिया न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। बुलंदशहर में ये गोलीबारी की घटना होती है और फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से काफिले पर गोलीबारी होती है, और इसमें हालांकि कई लोग सवालों के घेरे में हैं। पुरानी रंजिश का भी मामला सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज यही, आप सभी कुछ चीजें पता भी हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल किसी भी तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन ये जानकारी जरूर पुलिस तक भी पहुंची है। गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। लेकिन क्या इसमें एफआईआर दर्ज होती है, क्या नामजद एफआईआर दर्ज होती है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। पुनीत, जरा मैं जल्दी से एक सवाल आपसे और करना चाह रहा हूं। अभी तक जो घायल हैं इसमें, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, अगर घायलों की बात करें तो इसमें जो है दो की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। हालांकि जो दो लोग हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, एक ड्राइवर है और एक और लोग है वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दो लोगों की हालत जो है वो विजुअलों में साफ दिखाई दे रहा है। वैसे भी ये बताया जा रहा है कि दो की हालत जो गंभीर बनी हुई है, जिनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जा रहा है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत इस पर जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।